पत्थर सी हो मांसपेशियां, लौह दंड भुजबल अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। हटो व्योम के मेघ पंथ से, स्वर्ग लूटने हम जाते हैं। दूध दूध हो वत्स तुम्हारा, दूध खोजने हम जाते हैं। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। दिनकर जी की ये पंक्तियां किसी भी अभ्यर्थी के लिए, किसी भी विद्यार्थी के लिए जो अपने जीवन में सफलता चाहता है, उत्तुंग शिखर पर पहुंचना चाहता है, उसके लिए प्रेरणादायी हो सकती है। सिलेबस में हम लोगों ने देखा था कि लेखकों की रचनाएं भी पीटी के सिलेबस में हैं, तो उस हिसाब से आज दिनकर जी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उनकी प्रमुख रचनाओं पर हम लोग नजर डाल सकते हैं। काव्य की अगर हम बात करें तो रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, सीपी और शंख, कविश्री, हारे को हरिनाम और नीम के पत्ते, ये प्रमुख रचनाएं हैं। गद्य की अगर हम बात करेंगे तो संस्कृति के 4 अध्याय बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, वेणुवन, वट पीपल, हे राम, मेरी यात्राएं, चेतना की शिला और विवाह की मुसीबतें, ये सारी प्रमुख जो है इनकी रचनाएं हैं। इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमेशा काम आएंगी आपके लिए। और इस तरीके से हमारा प्रयास रहेगा कि जो शुरुआत में जो मोटिवेशनल कुछ पंक्तियां जो हम आपके लिए लाते हैं वो किसी न किसी इस प्रकार के कवि की लाएं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ठीक हो, और उनकी जो रचनाएं वगैरह होंगी उनसे भी आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। तो शुरुआत में जो चीज़ है ना, वो टाइम की बर्बादी नहीं होगी, उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है आपको, ठीक है ना। यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम सबसे बेहतरीन चैनल साबित होने वाला है यूपी एग्जाम्स के लिए। एनडीए के क्षेत्र में अपने आप को यह साबित कर ही चुका है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिलेबस आप लोगों ने देख लिया था। संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य दोनों, काव्य भी और गद्य भी। तभी हमने आप लोगों को काव्य भी बताया था और गद्य भी बताया था, ठीक है ना। और अपठित गद्यांश है, 2 गद्यांश होते हैं। निर्धारित अंक इसके लिए 15 हैं। पहले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। हमने आपको बताया था कि संधियां 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। संधियां 3 प्रकार की होती है, हाँ संधियां 3 प्रकार की होती हैं। जैसे संधि की अगर बात करें तो ये हो गई आपकी कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्लियर हो गई ना बात। ये गा है विसर्ग संधि, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें पूछना कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, गुण संधि और अयादि संधि, ठीक है ना। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? अगः सवर्णे दीर्घ, वृद्धि का वृद्धि रेची, यड़ का इको यड़ची, गुण का आद गुण और अयादि का एचो अयावा, ठीक है ना। हिंदी के पर्पज से आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र इनके तो कम से कम नहीं होंगे, लेकिन इनके जो नियम है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। और संधि एक ऐसा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो लगभग हर परीक्षा के सिलेबस में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? तो विद्यार्थी शब्द की अगर हम बात करेंगे, विद्यार्थी शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका विच्छेद हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी, ठीक है ना। विद्या का मतलब ज्ञान होता है, अर्थी का अर्थ क्या होता है ये भी समझ लीजिए। अर्थी का मतलब होता है चाहने वाला, ठीक, चाहने वाला। तो विद्या प्लस अर्थी, विद्या में सेंस क्या निकल के आया, यहां पे स्वर क्या निकल के आ रहा, साउंड क्या आ रहा, बड़ा आ। अर्थी में क्या है? छोटा आ। बड़ा आ और छोटा आ मिलके क्या बना रहे हैं?
बड़ा आ बना रहे हैं, और ये नियम किसमें होता है? आपका दीर्घ स्वर संधि में ये नियम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सावधान शब्द का विच्छेद क्या होगा? सा प्लस अवधान, सा प्लस अवधान, साव प्लस धान, सावध प्लस आन। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आदमी कंफ्यूज होगा तो एक और दो ऑप्शन में होगा, लेकिन इसका होगा क्या? सा प्लस अवधान। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि सा में कौन सा साउंड निकल के आया? छोटे आ का। अवधान में कौन सा निकल के आया? छोटे आ का। और छोटा आ मिलके क्या बना देते हैं? बड़ा आ बना देते हैं। और इस हिसाब से कौन सी संधि हो जाएगी? नियम के हिसाब से ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, या कहा सवर्णे दीर्घ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्यवहार का सही संधि विच्छेद। अब की बार इसने क्या पूछा? संधि विच्छेद इसने पूछा है, पीछे भी पूछा था। ठीक है, व्यवहार, व्या प्लस वहार, विव प्लस आहार, वी प्लस अव प्लस हार, व्या प्लस अव प्लस हार। तो अब आप देखिएगा कि इसका आंसर आपका होगा तीसरा ऑप्शन, वी प्लस अव प्लस हार। ठीक है ना? तो ये तो अव प्लस हार मिलके तो हो जाएगा वहार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये वी के साथ में जो छोटी ई आई है और अव में जो आ आया है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गए मिलके? ये हो गए या। यड़ संधि का ये नियम होता है कि यहां पे आया अगर ई, यहां पे आया अगर आ, तो ई और आ मिलके क्या हो जाएंगे? या हो जाएंगे। और जिसके ऊपर ये ई की मात्रा लगी हुई है, किसके ऊपर लगी हुई है? वा के ऊपर हो जाएगी ना, तो वा क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा आधा। तो या हो गया और इसमें आधा हम वा लगा देंगे, क्या हो गया? व्या हो गया। ठीक है, तो ये दोनों मिलके तो क्या हो गए? व्या हो गए, वहार, व्यवहार। ठीक है, तो ई प्लस आ मिलके या हो जाता है। ये नियम किसका होता है? ये नियम होता है यड़ स्वर संधि का। ठीक है, ये नियम होता है यड़ स्वर संधि का, और इसका सूत्र क्या होता है? इको यड़चि। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयादि स्वर संधि का उदाहरण बताना है। अयादि स्वर संधि का उदाहरण बताना है। तो उल्लंघन की अगर हम बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? उल्लंघन की अगर हम बात करेंगे तो इसका विच्छेद हो जाएगा उत प्लस लंघन। ठीक है ना? उत प्लस लंघन। तो यहां पे क्या है? व्यंजन आ गया, और यहां पे तो अब जब व्यंजन हमें एक ही मिल गया तो उसी से बस ये समझ लो कि ये कौन सी संधि हो गई? ये हो गई व्यंजन संधि। निश्चल की अगर हम बात करें, इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नी प्लस छल। और यहां पे हमें क्या दिख रहा है? यहां पे हमें विसर्ग दिख रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गई विसर्ग संधि। बात क्लियर होगी? चलिए, नाविक की अगर हम बात करें और स्वागतम की अगर हम बात करें, तो नाविक में क्या आ जाएगा? औ प्लस नौ प्लस इक। ठीक है ना? तो ये आपका हो जाएगा औ और ई मिलके आव बना देता है। इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना? स्वागतम की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ये सु प्लस आगतम। यहां पे हलंत होनी चाहिए। ठीक है ना? स्वागतम, तो सु प्लस आगतम, और उ और आ ये मिलके क्या बन गया? वा बन गया। उ है और आ है, बड़ा आ है, तो ये क्या मिल गया? बड़ा वा बन जाएगा। ठीक है, और उ किस में लगा है? सा में लगा है, तो सा क्या हो गया? सा हो गया आधा, तो स्वा हो गया। ये कि नहीं हो गया? ये हो गया स्वागतम। और ये कौन सी संधि हो गई? इस हिसाब से ये हो जाएगी यड़ संधि। ठीक है ना? यड़ संधि, इसका सूत्र क्या होता है? इको यड़चि। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। शुद्ध वाक्य बताना है। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। देखिए, जब भी शुद्ध वाक्य का क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करना होता है कि बड़ी गंभीरता से पहले तो हमें सारे वाक्य पढ़ने होते हैं। 2 या 3 वाक्य ऐसे होते हैं जो बहुत ही मतलब क्लोज होते हैं, उनके अंदर हम कमियां निकाल नहीं पाते। तब देखिएगा कि शुद्ध वाक्य हमें बताना है कि वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताए, सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ठीक है ना? अब एक चीज समझ लीजिए कि जब सा उपसर्ग लगा देते हैं तो उसका मतलब ही हो जाता है के साथ। ठीक है ना? जैसे सपत्नीक यानी कि पत्नी के साथ, सपरिवार यानी कि परिवार के साथ, सप्रमाण यानी कि प्रमाण के साथ। बताइए समझ में? तो अब देखिएगा
कि सा यहां पे लगा चुके हैं और के साथ भी आ रहा है, तो यहां पे पुनरुक्ति दोष आ रहा है। पुनरुक्ति दोष का मतलब एक ही शब्द का अनावश्यक रूप से अधिक बार प्रयोग किया जा रहा है जहां पे उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया हमारा। वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, ये भी गलत हो जाएगा। वह सप्रमाण सहित, सप्रमाण भी लगा दिया और सहित भी लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे भी पुनरुक्ति दोष आ रहा है, ये भी गलत हो गया। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, प्रमाण सहित का मतलब प्रमाण के साथ, सहित का मतलब के साथ भी होता है, ठीक है ना। तो प्रमाण सहित ये शब्द बिल्कुल सही है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अशुद्ध वाक्य बताना है। हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करें, ठीक है ना, या कोई त्रुटि नहीं है इसमें। देखिएगा, हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, तो अब ये समझो कि ये इस वाक्य से हमें क्या समझ में आ रहा कि ये गाय के विषय में बात कर रहा कि गाय शुद्ध है, उसका जो शुद्ध गाय है उसका घी बिक रहा है, ठीक है ना। लेकिन हम लेने क्या जाते हैं, हम शुद्ध गाय का घी लेने थोड़ी जाते हैं, हम तो गाय का शुद्ध घी लेने जाते हैं, है ना। होना क्या चाहिए, होना चाहिए घी के लिए यहां पे शुद्ध शब्द, जो कि है नहीं। किसके लिए है, गाय के लिए, तो ये गलत हो गया, ठीक। यानी कि अच्छा, गलत पार्ट ही वो पूछ रहा है, अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है कौन सा है, तो बस यही हमारा आंसर हो गया। मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करें, ठीक है ना। तो ये ए हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में एक चीज आप और समझ लीजिएगा, एक चीज आप और समझ ले थोड़ी सी, कि जैसे ये शब्द लिखा है पुरस्कार, ये बहुत बार पूछा जाता है किस चीज के लिए मालूम है, ये बहुत बार पूछा जाता है शुद्ध वर्तनी में, है ना। तो ये जो लिखा हुआ है ये शुद्ध शब्द है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि ऊपर वो लिख दे हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी बिकता है, तो ऊपर वाला शुद्ध हो जाएगा। लेकिन यहां पे ये पुरस्कार की जगह क्या कर दे, ये पुरस्कार कर दे, ठीक है ना। तो ये वर्तनी गलत हो जाएगी, पुरस्कार शब्द सही होता है, पुरस्कार गलत होता है, ठीक है ना। ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कृपया करके खुले पैसे दें, कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, कृपया खुले पैसे दें, कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। तो कृपया करके खुले पैसे दें, कृपया का अपने आप में अर्थ ही होता है कृपा करके, ठीक है ना, कृपा करके। तो इसमें करके शब्द जबरदस्ती में आ गया, पुनरुक्ति दोष आ गया इसके अंदर, बात आई समझ में, ये गलत हो गया। कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, पुनरुक्ति दोष इसमें भी आ गया, ये भी हमारा गलत हो गया। कृपया खुले पैसे दें, ये एकदम सही है आपका आंसर, ठीक। कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें, पुनरुक्ति इसमें भी आ रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। बात क्लियर हो गई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। यह समझिएगा कि जो 20 क्वेश्चन हम लेके आते हैं, लगभग लगभग हर टॉपिक हम उसके अंदर कवर करते हैं, यह आपको बिल्कुल से याद रखना है। कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है। रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, ठीक है ना, और कोई त्रुटि नहीं। तो एक चीज समझिएगा, रामचरितमानस भक्ति काल बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। त्रुटिपूर्ण की बात कर रहा है वो, है ना, त्रुटिपूर्ण की बात कर रहा है कि जो गलत है वो बताना है, ये त्रुटिपूर्ण, बात आई ना समझ में। तो जब अब देखिएगा, रामचरितमानस भक्ति काल बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, कि सबसे श्रेष्ठतम, ठीक है ना, सबसे श्रेष्ठतम, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे का मतलब तो ये हो गया ना अपने आप में कि सबसे जितनी है उन सब में पहले नंबर पे रामचरितमानस, और श्रेष्ठतम जब लगा दिया तो सुपरलेटिव डिग्री तो उसने पहले ही लगा दी, और सबसे में भी सुपरलेटिव डिग्री की वो बात कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुनरुक्ति दोष यहां पे भी आ रहा है, तो यही त्रुटिपूर्ण हो गया। सबसे श्रेष्ठ लिख देता
या केवल श्रेष्ठतम लिख देता, कुछ भी लिख देता, बात बराबर थी उसके लिए। ठीक है, रचना मानी जाती है, कोई त्रुटि नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आपको केवल 20 रुपए मात्र ही दे सकता हूं, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? अभी हम ऊपर के 4 क्वेश्चन अभी जो हम अशुद्धि वाले करके आए हैं उसमें हम लगातार उस हिसाब से आपको समझा रहे हैं कि जब तक हम इस क्वेश्चन पे पहुंचे तो आप ये समझ जाएं। ठीक है, देखिए, मैं आपको केवल 20 रुपए मात्र ही दे सकता हूं, वाक्य पढ़ के आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, एक तो आया यहां पे क्या, केवल, और एक क्या आ गया, मात्र। इन दोनों में दोनों की आवश्यकता तो नहीं थी और पढ़ने में भी अजीब लग रहा है, और ये दोनों आ गए हैं, जबकि कोई एक आता, मैं आपको केवल 20 रुपए दे सकता हूं या मैं आपको 20 रुपए मात्र दे सकता हूं, वाक्य अपना पर्याप्त हो जाता। लेकिन केवल भी लगा दिया और मात्र भी लगा दिया, यानी कि बार बार एक ही शब्द की उक्ति आ रही है, यानी कि पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धि इसके अंदर आ गई। ठीक है ना। अब मान लीजिए परसर्ग संबंधी अशुद्धि अगर होती तो किस प्रकार से होती? तो हम क्या करें, वाक्य पढ़ें और वाक्य के अंदर अशुद्धि में अगर हमें कारक चिन्ह संबंधी अगर हमें अशुद्धि लग रही है, ठीक है ना, जैसे मान लो आ जाए कि ये राम की पेन है, अगर कोई लिखे, मान लीजिए एक वाक्य आपके लिए लिखे कि ये राम की कुछ भी लिख सकते हैं, ये राम की क्या लिख दें, ऐसे लिख दो, ये राम का कलम है। ठीक है ना, ये राम का कलम है। ठीक, तो कलम तो स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके अंदर अशुद्धि कहां आई, का में, और का क्या होता है, परसर्ग होता है, कारक का चिन्ह है का। ठीक है ना, संबंध का के की रा रे री, तो का की गलती है, और का क्या है, परसर्ग है, इसका मतलब फिर हो जाता परसर्ग संबंधी अशुद्धि हो जाती। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि अगर होती तो वे आया है, मान लो अगर ये लिख दिया जाए कि वे आएगा, इस तरीके से लिख दें, मान लीजिए वे आएगा, तो यहां पे हमें दिख रहा है कि वे गलत लिखा हुआ, वह होना चाहिए यहां पे, तो सर्वनाम शब्द में अशुद्धि है, इसका मतलब सर्वनाम संबंधी अशुद्धि होगी। वर्तनी संबंधी अशुद्धि के बाद अभी हमने आपको पीछे पुरस्कार और पुरस्कार वाली बात बताई कि जब कोई शब्द गलत लिखा हो, उसकी वर्तनी अशुद्ध लिखी हो, तो वहां पे वर्तनी संबंधी अशुद्धि होती है। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, पुस्तकें आपके लिए आ गई हैं, रामचंद्र का, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख। ठीक है, किसकी रचनाएं हैं? कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए कम समय में, कम क्वेश्चंस में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आपको कवर करवा दिए जाएं। रामचंद्र का, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख किसकी रचनाएं हैं? तो सबसे पहले तो ये हो गई आपकी किसकी, केशव दास जी की रचनाएं हो गई, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम मीराबाई की अगर हम बात करें तो नरसिंह जी का मायरा, रुक्मणी मंगल, है ना, ये बहुत फेमस इनकी पुस्तकें हैं। नरसिंह जी का मायरा, रुक्मणी मंगल, ठीक है, हाँ, नरसिंह जी का मायरा, रुक्मणी मंगल, राग गोविंद, है ना, और भी कई सारी मतलब किताबें हैं इनकी कि राग गोविंद हो जाएगी, सत्यभामानुरूषणम हो जाएगी, ये वाली लिख लीजिए, सत्यभामानुरूषणम लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, सत्यभामानुरूषणम। ठीक है ना, सत्यभामानुरूषणम। हालांकि पीटी की पर्पस थोड़ी हैवी हो सकती है, बस ये दो ऊपर की इंपॉर्टेंट है, नरसिंह जी का मायरा और रुक्मणी मंगल। ठीक है, मीराबाई की पुस्तकों की अगर हम बात करें, तुलसीदास जी की पुस्तकों की तो बिल्कुल से खान है। ठीक है ना, कई सारी पुस्तकें हैं, विनय पत्रिका और रामलला नेहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। देखिए, रुक्मणी मंगल की अगर बात आए तो मीराबाई की है,
लेकिन अगर पार्वती मंगल जानकी मंगल की बात आए, ठीक है ना, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, नहीं तो ऐसे केवल मीराबाई की पुस्तक मंगल से याद कर लो, इसलिए बताया जानकी मंगल, तो ये किसकी हो जाएंगी, ये तुलसीदास जी की हो जाएंगी। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, रामलला नेहचू, ठीक है ना, और नागलीला, गोवर्धन लीला, प्राण प्यारी, सूर सागर, ये सब सूर सागर सार, सूर सागर सार की अगर हम बात करेंगे, सॉरी सूर सागर सार आपकी है इनकी सूरदास जी की, ठीक है। तुलसीदास की हो जाएगी आपकी वही कवितावली, दोहावली, कई सारी हो जाती, ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना भी इन्होंने मतलब जो है भक्ति काल में बहुत ही अच्छा अपना वो किया है, और इनकी जो है बरवे नायिका भेद और रास पंचाध्यायी मदनाष्टक, इनकी मदनाष्टक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बस केवल एक पुस्तक आप याद कर लीजिए, मदनाष्टक, ठीक है ना, मदनाष्टक पुस्तक इनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रहीम जी की, ठीक है। तुलसीदास जी की तो सारी पता ही है आप लोगों को। केशव दास की होगी रामचंद्र का रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्शिक। मीराबाई की नरसी जी का मायरा, रुक्मणी मंगल और सत्य भामानुरूषणम। रुक्मणी मंगल जरूर याद रखिएगा और नरसी जी का मायरा ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय अरे हरिऔध की रचना कौन सी है, ठीक है। वैदेही वनवास, अंधेर नगरी, यशोधरा, चंद्रकांता संतति। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की अगर हम रचना की बात करेंगे तो ये आपकी हो जाएगी वैदेही वनवास, ठीक है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि हरिऔध उपनाम से कौन अपनी रचनाएं लिखते थे, हरिऔध उपनाम से कौन अपनी रचनाएं लिखते थे, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी जो थे वो हरिऔध उपनाम से अपनी रचनाएं लिखते थे। हमने आप लोगों को बताया था कि जो कवि होते हैं वो अपने साथ में, अपने नाम के साथ में उपनाम लगाते हैं, ठीक है ना। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिऔध लिखते थे। रामधारी सिंह जी जो थे, अभी हमने जो सबसे पहली जो स्लाइड हमने आपको दिखाई थी वो दिनकर लगाते थे। हरिवंश राय जी बच्चन लगाते थे। सुमित्रा नंदन पंत जो है वो निराला लगाते थे, ठीक है ना। इस तरीके से कई सारे अंधेर नगरी की अगर हम बात करें तो ये किसकी है रचना, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ठीक है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक भारत दुर्दशा बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, ठीक है। यशोधरा किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त। और चंद्रकांता संतति किसकी है, यह है देवकी नंदन खत्री जी की, देवकी नंदन खत्री, ठीक है ना। तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की हो गई, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की हो गई, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की हो गई, चंद्रकांता संतति देवकी नंदन खत्री की हो गई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंडी चरित्र के लेखक कौन है, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, है ना। तो अगर इसकी अगर हम बात करते हैं, चंडी चरित्र की अगर हम बात करते हैं तो ये गुरु गोविंद सिंह जी की रचना है चंडी चरित्र। गुरु नानक देव जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी एक रचना लिखी है जपू जी, ठीक है ना, ये भी पूछ ली जाती है परीक्षाओं में। जपू जी गुरु नानक देव जी की है और गुरु गोविंद सिंह जी की है चंडी चरित्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैद की हिंसा हिंसा न भवति प्रहसन किसने लिखा, प्रहसन क्या होता है, जो हास्य रचना होती है, ठीक है ना। प्रहसन किसने लिखा, जो अंधेर नगरी चौपट राजा जो है वो भी प्रहसन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ठीक है। और वैद की हिंसा हिंसा न भवति ये किसकी रचना है, तो ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही रचना है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हमें पता है कौन कौन सी रचनाएं हैं, गीतांजलि और गोरा, ठीक है ना, गीतांजलि और गोरा। और गीतांजलि के लिए ही इन्हें क्या है 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य का, ठीक है ना। 1913 में नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था गीतांजलि पुस्तक के
लिए, और एक पुस्तक इनकी गोरा भी है। ठीक है ना। रामचंद्र शुक्ल जी की अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का ये बहुत पूछ लिया जाता है, क्या कहते हैं कि इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला। ठीक है ना। तो ये 1913 में मिला है। श्रद्धाराम फुल्लोवरी ये और रह गए। इनकी एक पुस्तक है भाग्यवती। ठीक है ना, भाग्यवती। पता नहीं समझ में। तो कुछ लोग जो है ऐसे हिंदी का पहला उपन्यास मान लेते हैं। अब ये कितना प्रमाणिक है ये नहीं पता, लेकिन ये फुल्लोवरी जी की भाग्यवती है। और खैर पूछी तो नहीं गई है। अगर कोई विशुद्ध हिंदी का ही अगर कोई पेपर रहा उस तरीके से पीजी की टीजीटी का, तो उसमें पूछ लिया गया, वो बात अलग है। लेकिन इस तरीके से जहाँ सामान्य हिंदी पूछी जाती है उसके अंदर ये क्वेश्चन हमें नहीं लगा कि पूछा गया है। चलिएगा, ऑप्शन में आया तो सोचा बता दें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गलत सुमेल है। ठीक है ना। रंगभूमि प्रेमचंद्र, रंगभूमि प्रेमचंद की रचना है बिल्कुल सही है। मैला आंचल पंडित बालकृष्ण भट्ट, कुमार संभव सार महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही है ये। हिमक्रीटनी माखनलाल चतुर्वेदी जी की ही रचना है। मैला आंचल ये पंडित बालकृष्ण भट्ट जी की रचना नहीं है, ये है फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना। फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है ना। ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। तो ये गलत सुमेल है, ये हमारा आंसर हो गया। याद रखिएगा, जितनी भी पुस्तकें हम चाहे ऑप्शन में दे रहे हो, चाहे डिटेल में हम समझा रहे हो, सब इंपॉर्टेंट पुस्तकें ही आपको बताई जा रही हैं। अगर आप इन्हें नोट डाउन करते चलेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि बहुत परफेक्ट आपके नोट्स बन जाएंगे और पीटी में आप कोई भी पुस्तक गलत नहीं करने वाले हैं फिर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अंश अंश के लिए उचित समानार्थी शब्द युग की पहचान कीजिएगा। अंश और अंश। ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अंश का मतलब क्या है, अंश का मतलब क्या है। तो एक हो गया भाग, एक हो गया कंधा। यहां पे लिख रहा कंधा और भाग। अनाज गोद, गोद अनाज। ठीक है। तो ये देखिएगा, ये अंश जो है ये होता है कंधा, और ये वाला अंश हम लोग सब जानते ही हैं कि एक अंश निकाल लिया उसमें से। अंश का मतलब क्या होता है, हिस्सा या भाग उसका होता है। ठीक है ना। तो सेकंड नंबर पे अंश भाग वाला या हिस्सा वाला आ रहा, तो कहीं पे हमें भाग या हिस्सा दिख रहा है, ये दिख रहा हमें भाग या हिस्सा। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे भाग लिखा हुआ है, पहले नंबर पर कंधा लिखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी डाउट की स्थिति नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा अंक का पर्यायवाची नहीं है, अंक। ठीक है ना। अंक हम सब लोग जानते हैं। देखिएगा, हृदय, गोद, सर्ग और अन्य। ठीक है ना। तो देखिए, अंक का पर्यायवाची हृदय भी होता है, गोद भी होता है, सर्ग भी होता है, लेकिन अन्न जो है हृदय का पर्यायवाची नहीं होता है। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओस का मोती मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। ओस का मोती। देखिए अगला ऑप्शन, कमजोर वस्तु, क्षणिक सुंदर, चमकीला या अथक परिश्रम से प्राप्त सफलता। आप लोग अपने मन से इसका आंसर देखें पहले। ठीक है ना। ओस का मोती होना या ओस का मोती मुहावरे का उचित अर्थ क्या है, कमजोर वस्तु, क्षणिक सुंदर, चमकीला, अथक परिश्रम से प्राप्त सफलता। ठीक है ना। अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आप इन चारों क्वेश्चन में किसी में भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन इसका सही आंसर क्या है, क्षणिक सुंदर। सुंदर लेकिन थोड़ी देर के लिए बात नहीं समझ में। कोई चीज होती थोड़ी देर के लिए दिखती है हमें, जैसे टूटता हुआ तारा बड़ा सुंदर होता है। ठीक है ना। तो वो क्षणिक होती है सुंदरता, क्योंकि टूटता हुआ तारा 2, 4, 5 घंटे, एक आध महीने तक तो दिखता नहीं है हमें, है ना। वो मुश्किल से 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड हमें दिखता है इस तरीके से। तो ये हो गया, क्या हो गया, ओस का मोती, यानी कि जो चीज क्षणिक सुंदर दिखाई दे रही हो वो ओस का मोती कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विलोम शब्द का गलत युग्म छांटिए। ठीक है ना। तो जंगम का स्थावर विलोम होता है, बिल्कुल होता है, सही हो गया। गुह का प्रकट, बिल्कुल होता है। गुह का मतलब क्या होता है, गुह का मतलब होता है गुप्त। ठीक है ना। गुह का मतलब क्या होता है, गुप्त। ठीक है ना।
गुह विद्या होती है ना, गुप्त विद्या, गुह विद्या, इस तरीके से। तो गुह का गुप्त होता है इसका मतलब, और गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। खंडन का मंडन, बिल्कुल सही है। प्रख्यात का विख्यात, ये गलत है, ये दोनों समानार्थी हो गए। प्रख्यात भी मतलब जो अच्छे सेंस में फेमस व्यक्ति होता है उसे प्रख्यात कहते हैं, ख्यात कहते हैं, विख्यात कहते हैं, ख्यात भी कहते हैं, ठीक है ना, ख्यात भी कह देंगे। बताइए समझ में, प्रख्यात, विख्यात, ख्यात, ये सब समानार्थी हैं, है ना, सब सिनोनिम है एक दूसरे के। ये तीनों का ही नाम, जैसे कोई व्यक्ति बड़ा अच्छा काम कर रहा, बहुत फेमस हो गया, तो उसे कह सकते हैं कि वो प्रख्यात हो गया, वो विख्यात हो गया, वो ख्यात हो गया, ठीक है ना। तो प्रख्यात, ख्यात, विख्यात ये आपस में विलोम नहीं है। इन तीनों ही शब्दों का जो विलोम होगा, वो विलोम शब्द क्या होगा, वो विलोम शब्द हो जाएगा कुख्यात। ठीक है ना, कुख्यात। कु आगे लग जाता है तो वो नकारात्मक भाव कर देता है, ख्यात के आगे कु लगा तो मतलब बुरी तरीके से, बुरे रूप में, गलत रूप में, नेगेटिव रूप में वो व्यक्ति प्रसिद्ध है। जैसे मान लीजिए कोई डाकू है तो वो प्रख्यात, विख्यात, ख्यात नहीं होगा, वो कुख्यात होगा। आप लोग अखबार पढ़ते होंगे, न्यूज सुनते होंगे, कुख्यात डाकू पकड़ा गया, ठीक है ना, इस तरीके से। तो जो गलत व्यक्ति है वो कुख्यात होता है। इसी तरीके से मान लीजिए दृष्टि है, दृष्टि अगर है तो उसे हम सही सेंस में लेंगे, लेकिन अगर उसके आगे कु लगा दिया तो उसका नेगेटिव, वो कुदृष्टि, यानी कि किसी की ओर गलत दृष्टि डालना। पाकिस्तान भारत की ओर कुदृष्टि डालता है, चीन भारत की ओर कुदृष्टि डालता है। बताइए समझ में ये चीज है। और अगर मान लीजिए आपने कोई बहुत अच्छा काम किया, जो क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं प्रॉपर, तो आप यही कहेंगे कि सर एक बार हमारे जो कमेंट्स हैं उन पे दृष्टि डालिए, है ना, कि आपने अच्छा काम किया है तो आप कहेंगे दृष्टि डालिए, और कुदृष्टि तो कहेंगे नहीं उसके अंदर, ठीक है ना। ये चीज है फर्क। चलिए और लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, इसमें भी गलत युग्म छांटना है। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। उसे एक तो अगोचर कहते हैं और दूसरा उसे कह देते हैं क्या, अतीन्द्रिय भी उसे कह देते हैं। अतीन्द्रिय, ठीक है ना। जो इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं और अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसको छोड़ा ना जा सके, जिसको छोड़ा ना जा सके उसे हम लोग कहते हैं अपरिहार्य, कहते हैं ना, अपरिहार्य व्यवस्था के चलते मैं आपके कार्यक्रम में नहीं आ सकता, अपरिहार्य व्यवस्थाओं के चलते। अपरिहार्य व्यवस्थाएं क्या हुई कि मतलब ऐसी व्यवस्था, ऐसी समस्या आपके सामने खड़ी हो गई है, ऐसा कोई काम आ गया जिसे आप टाल नहीं सकते, ठीक है ना। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि अपरिहार्य व्यवस्था के कारण, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अपरिहार्य का मतलब जिसको छोड़ा ना जा सके, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ उसे क्या कहेंगे, अद्यः प्रसूत, बिल्कुल सही है। और पहाड़ का ऊपरी भाग, ये ध्यान रखिएगा, पहले हम आपको बता चुके हैं, है ना। पहाड़ का ऊपरी भाग उपत्यका, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ऊपरी भाग क्या कहलाता है, ऊपरी भाग उपत्यका नहीं कहलाता है, ऊपरी भाग कहलाता है अधित्यका। ये ध्यान रखिएगा, चीज बहुत कंफ्यूज करने वाली है। अधित्यका, ऊपरी भाग क्या कहलाता है, अधित्यका। उपत्यका क्या होता है, यह होता है पहाड़ का निचला भाग, पहाड़ का निचला भाग। बात क्लियर हो गई कि पहाड़ का ऊपरी भाग अगर होगा तो क्या हो जाएगा, अधित्यका हो जाएगा। पहाड़ का अगर निचला भाग होगा तो क्या हो जाएगा, उपत्यका हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आपसे पूछ ले कि उपत्यका का विलोम शब्द क्या होगा तो अधित्यका हो जाएगा, अधित्यका का विलोम क्या होगा तो उपत्यका हो जाएगा, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन भी आप लोगों को आज के बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में हम लोग फिर 20 क्वेश्चन करेंगे। चैनल को आप लोग बिल्कुल से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लोगों तक शेयर करिएगा। इतनी बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास कीजिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा, है ना। हम लोगों को इन सब चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है। डिजिटल आपका ये UCI डिजिटल UP एग्जाम्स, ये चैनल अपने दोस्तों को बताइए कि इस चैनल को आप ज्वाइन करें। केवल PET के लिए ही नहीं, केवल वीडियो 2018 री एग्जाम के लिए ही नहीं, UP लेवल पे जितने भी एग्जाम होंगे उसके लिए चैनल बनाया गया है। और आपको सारी चीज़ें
इतने डिटेल में और इतने अच्छे समझाई जाएगी, इतनी अच्छी फैकल्टी यहाँ पर है कि जब आप लोग उन्हें सुनेंगे, पूरे वीडियो पीछे के जो प्लेलिस्ट वगैरह है उन्हें जाके देखिए, एक बार उन्हें सर्च करिएगा जाके। उस चीज के कोई पैसे थोड़ी पड़ते हैं, उसे देखिए जाके, समझिए जाके कि यार आखिर इसके अंदर क्या है, कौन कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, उनका पढ़ाने का तरीका क्या है, जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो किस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, कितने विस्तार से डिस्कस कर रहे हैं, कहीं जबरदस्ती का तो नहीं खींच रहे हैं। जीएस वाले सर इतना बेहतरीन पढ़ाते हैं, आप लोग देखें कहेंगे, है ना। चित्रांशी मैम कितनी बेहतरीन आप लोगों को जीएस पढ़ाती हैं और पॉलिटी पढ़ाती हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा, मतलब तार तार उसका करके रख देंगे कि उस क्वेश्चन से संबंधित दूर तक कोई भी हो। देव सर वगैरह हैं, महिमा मैम, कितने बेहतरीन आप फैकल्टी हैं, आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप उन्हें फॉलो करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले, और अपने दोस्तों से भी करवाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है, इस चीज को आपको करना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।